हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो गणित का मॉडल पेपर जारी हुआ है इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो मॉडल पेपर में गणित का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको सोल्व करवाएंगे, जो 2 नंबर का है। 1 से लेकर 9 तक के सभी प्रश्नों का यहाँ पे फुल सोल्यूशन करवाएंगे और काफी अच्छी तरीके से करवाएंगे ताकि आपको समझ में भी आए। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न उसमें दिया है कि 72 और 120 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। यहां पे आपको निकालना है लसा यानी एलसीएम निकालना है और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हल और आपको क्या करना है कि 72 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद 120 का यहां पे अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 2 से कटेगा कितना बार में, 36 बार में। फिर 2 से 36 18 बार में कटेगा। फिर 2 से 18 यहाँ पे 9 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 किससे कटेगा, 3 से, ये 3 बार में कटेगा। यानी यहाँ पे 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3, यानी 2 3 बार आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 3 और उसके बाद 3 देखिए कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 के पावर 2। ये हो गया हमारा 72 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम यहाँ पे 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 से ये 60 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 30 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 15 बार में कटेगा, फिर 3 से ये कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। अब हम यहां लिखेंगे 120। अब यहां पे देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो यहां पे देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3, यानी 2 3 बार आया है। तो यहां पे लिख देंगे 2 के पावर 3 गुणे 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। 5 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब हमको क्या निकालना है, 72 और 120 का लसा। तो यहां पे लिख देंगे हम 72 और 120 का लसा। यहां पे लिख देंगे 72 और 120 का यहाँ पे लसा। कैसे निकालेंगे लसा, अब यहाँ पे आपको समझने पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पावर सबसे अधिक होता है वही इसका क्या होता है, लसा होता है, जो संख्या होता है। यहाँ पे देखिए ये संख्या क्या है, यहाँ पे 2 का अधिकतम पावर कितना है, यहाँ पे 3 है। और इसमें भी देखना है, नीचे दोनों में देखना है आपको। तो ऊपर वाले में 2 के पावर 3 है और नीचे वाले में 2 के पावर कितना है, यहाँ पे 3 है, यानी दोनों में बराबर है। तो दोनों में से कोई आप एक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 के पावर 3 और गुणे यहाँ पे देखिए अब इसमें देखेंगे क्या है, ऊपर में 3 और नीचे में भी 3 है। अब देखेंगे कि दोनों में अधिकतम पावर किसका है। तो अधिकतम पावर किसका है, तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर 2 का है। तो यहाँ पे ले लेंगे 3 के पावर 2 और यहाँ पे देखिए 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो एक यहाँ से 5 भी ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब इसको गुणा करा दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 3 बार गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 2 को कितना बार गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बार। 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 3 का स्क्वायर का मतलब 3 2 बार गुणा, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और यहाँ पे क्या है 5। तो यहाँ देखिए 8 5 40 और 40 में जब आप 9 से गुणा कराइएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360, जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें क्या करना था कि 72 और 120 का लसा निकालना था, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा और जब अभाज्य गुणनखंड निकल जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है और देखना है इन दोनों में कि जो संख्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2 और 3 है ऊपर में और नीचे में क्या है, 2 के पावर 3, यहाँ पे 3 और 5। तो 2 को आपको लेना है और नीचे वाले में भी 2 खोजना है और जो सबसे अधिक पावर होगा उसी को लेना है। फिर 2 का ले लिए तो अब आएंगे यहाँ पे 3 पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, लेकिन देखना है दोनों में किसका पावर अधिक है। तो पावर किसका अधिक है, 3 के पावर 2, तो वो ले लेना है आपको। और यहाँ पे देखिए ऊपर में तो 5 नहीं है लेकिन नीचे में 5 है। तो यहाँ पे देखिए 5 का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 5। अब इसको गुणा करा लीजिए, यही क्या हो जाएगा, आपका लसा हो जाएगा, जो बिल्कुल ही सही आंसर है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको सिद्ध कर देना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल और यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा सबसे पहले कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लिख देते हैं
परिमेय संख्या। यहाँ पे हम सबसे पहले मान लिए कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, और जो परिमेय संख्या होता है वो p बटा q के रूप में होता है, और इसका जो q होता है वो 0 नहीं होता है। ये साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है, तभी ये परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 3√2, ये जब परिमेय संख्या माने हैं तो ये कैसे होगा, कैसा होगा, तो ये p बटा q के रूप में होगा। और यहाँ पे देखिए जहां इसका q क्या होगा, 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जहां q बराबर नहीं, यहाँ पे 0, यहाँ पे इसका जो q है वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए 3 कौन सी संख्या है, तो 3 परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और ये p बटा q कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 इधर गुणा कर रहे हैं, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी बट्टा के ये नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए √2 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे p बट्टा यहाँ पे q, और ये आ जाएगा बट्टा के नीचे। अब यहाँ पे देखिए √2 बराबर क्या हो जाएगा, p, और 3 में q से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √2 बराबर यहाँ पे p बट्टा 3q, तो यहाँ पे देखिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और p बट्टा यहाँ पे 3q क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय और परिमेय कभी एक के बराबर नहीं होगा, तो ये हमारा मानना यहीं पे गलत हो जाता है कि 3√2 एक क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या है। 3√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे जब ये परिमेय होता तो ये दोनों ही परिमेय आता। तो यहाँ पे देखिए √2 बराबर क्या आ रहा है, p बटा q आ रहा है, यानी ये हो गया हमारा अपरिमेय और ये हो गया हमारा परिमेय। तो ये अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा मानना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे √2 एक परिमेय, यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे √2 एक यहाँ पे लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, p बटा q एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे p बटा 3q एक परिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे p बटा 3q एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, सब आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। ये हमको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए √2 क्या है, अपरिमेय है, और p बटा 3q क्या है, परिमेय है, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। फिर आपको इसके नीचे लिखना है कि हमारा मानना गलत है। यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है। यहाँ पे लिखेंगे हमारा मानना गलत है, और यहाँ पे लिखेंगे 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा सिद्ध। यहाँ पे सिद्ध हो गया कि जो 3√2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मानना है आपको कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या होता है वो p बटा q के रूप में होता है, और इसका जो q होता है, जो हर होता है, वो 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 और √2 लिख देंगे, और ये किसके बराबर होगा, जब ये परिमेय संख्या है तो ये p बटा q के रूप में होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे परिमेय संख्या है, और यहाँ पे p बटा q परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ भेज दीजिए। तो इधर 3 गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये, अब जब इसमें गुणा करेंगे 3q में, तो ये हो जाएगा हमारा 3q। और उसके बाद देखिए यहाँ पे √2, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, और p बटा 3q क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जबकि यहाँ पे देखिए p बटा 3q क्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर।
3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 2y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 2 से भाग दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, y प्लस 2 से इसमें क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे हल और आप लोग क्या कर लीजिए, भाग दे लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो काफी अच्छी तरीके से ये हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए y प्लस 2 और इसमें भाग किस में लगाना है, इसमें लगाना है। तो यहाँ पे है 2y² प्लस यहाँ पे है 3y और प्लस 1 है। इसमें क्या करना है, आपको भाग लगाना है। तो सबसे पहले इसको देखिए और ये पहले वाले को देखिए। तो यहाँ पे क्या है, y है और यहाँ पे क्या है, 2y² है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें 2 है नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ पे 2 अधिक है। यहाँ पे देखिए बस आपको यहाँ पे देखना है और यहाँ पे देखना है और देखना है इसमें अधिक क्या है, जो अधिक है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे केवल y है लेकिन यहाँ पे 2y है। सबसे पहले यहाँ पे 2 अधिक है तो 2 को आप यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे देखिए कितना y है, तो 1y है, लेकिन यहाँ पे कितना y है, तो 2y है, यानी 1y ज्यादा है। तो ज्यादा है तो उसको आपको लोग को यहाँ रख देना है, यहाँ पे लिख देना है। आपको समझ में आया? फिर एक बार और समझाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, y, सबसे पहले इसको देखना है और इसको देखना है, दोनों पहले वाले को। तो यहाँ पे देखिए y है और यहाँ पे क्या है, 2y, और जो ज्यादा होगा उसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे y है, इसमें ज्यादा क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 ज्यादा है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब फिर यहाँ पे देखिए y है लेकिन यहाँ पे y² है, यानी y यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे क्या है, 1y है। तो ज्यादा कितना है, y है, तो 1y है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे y लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। यहाँ पे y में यहाँ पे 2y से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए y का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। संख्या में संख्या से गुणा हो जाएगा तो 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, और y में y से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y²। जब हम यहाँ पे y में 2y से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2y² आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2y², और यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस। अब 2 से भी क्या करना है, आपको यहाँ पे 2y में गुणा कराना है। यहाँ पे देखिए 2 से 2y में अब आपको क्या कराना है, गुणा कराना है। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और ये हो जाएगा y, तो यहाँ पे लिख देंगे 4y। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो ये देखिए ये प्लस 2y² है और ये माइनस 2y² है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए कट के हो जाएगा ये 0, और यहाँ पे देखिए -4y और यहाँ पे क्या है, +3y। तो यहाँ पे देखिए 3y में से जब 4y को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे -y, और यहाँ पे देखिए +1 है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर आपको क्या देखना है, यहां देखना है, और फिर आपको यहां पे देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, यानी माइनस अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस दे दीजिए। यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, यानी बराबर हो गया। जब बराबर हो जाता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाता है, 1 दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए y में -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -y, और यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस कितना होगा, -2 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -y और +y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 और +2 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आया, लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए शेषफल लिख देते हैं हम। शेषफल बराबर यहाँ पे आ गया हमारा 3, और भागफल कितना आया, यहाँ पे लिख देंगे भागफल बराबर कितना आया, 2y - 1। इतना लिख दीजिएगा आप, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद gx x² - 7x + 6 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव रहता तो इसको चुटकियों में सोल्व कर देते। अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। तो यहाँ पे b का मान रख देते, a का मान रख देते, निकल जाता। लेकिन ये सब्जेक्टिव है तो आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और इस बहुपद का यहाँ पे देखिए जो gx बराबर कितना है, x² - 7x + 6 के शून्यक कौन है, तो अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि बहुपद gx यहाँ पे लिखेंगे बराबर x² - 7x + 6 के शून्यक अल्फा और
बीटा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा और इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको ए का मान का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, फिर यहाँ पे बी का आपको जरूरत पड़ेगा, फिर यहाँ पे सी का आपको जरूरत पड़ेगा। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, जो एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, और जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो एक्स स्क्वायर में कौन गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे एक होता है, यानी ए का मान कितना निकल गया, एक निकल गया। उसके बाद हम बी का मान निकालेंगे, जो एक्स में गुणा करते हैं वो बी होता है, तो एक्स में गुणा कौन कर रहा है, -7 कर रहा है, यानी बी का मान यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -7। और सी का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, सी का मान, तो सी का मान यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अब लिखना है, अब आपको यहाँ पे मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। अब आपको यहाँ पे b का मान रख देना है, a का मान रख देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, -7 है, तो यहाँ पे रख देंगे -7, और a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7/1, तो बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी 7/1 का मतलब क्या होता है, 7 ही होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 7 निकल जाएगा। यहाँ पे प्रश्न था कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, जो बिल्कुल ही सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करें। सबसे पहले इसका आपको शून्यक निकालना है, और जो शून्यक निकलेगा तो शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसका हम शून्यक निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x² - 7, और इसका शून्यक निकालना है तो बराबर के उधर क्या कर लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए जो -7 है इसको बराबर के उधर भेजिएगा, तो -7 बराबर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, यानी x² बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब बराबर के इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, नहीं x बराबर क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। और जो √7 होता है ये प्लस माइनस दोनों होता है, यानी x का मान यहाँ पे 2 निकलेगा, एक यहाँ पे प्लस में √7 निकलेगा, और एक यहाँ पे माइनस में √7 निकलेगा। यहाँ पे देखिए इसका 2 शून्यक निकल गया। यहाँ पे x² - 7 के 2 शून्यक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे एक प्लस में √7 है और एक यहाँ पे माइनस में √7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² - 7 के 2 शून्यक यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, एक √7 है और एक क्या है, यहाँ पे -√7 है। तो यहाँ पे लिख दिए, बोल रहा था कि इसके शून्यक ज्ञात करें, तो इसका शून्यक हम ज्ञात कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, अब जो शून्यक निकल रहा है इसमें और इनके गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम जांच, और यहाँ पे जांच फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला होता है अल्फा प्लस यहाँ पे होता है बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है -b/a। अब यहाँ पे आपको अल्फा का मान रखना है, बीटा का मान रखना है। तो अल्फा क्या होता है, तो जो पहला शून्यक होता है वो अल्फा होता है, और जो दूसरा शून्यक होता है वो क्या होता है, बीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना है, √7 है, और बीटा का मान कितना है, यहाँ पे -√7 है। तो यहाँ पे रख दीजिए अल्फा का मान यहाँ पे प्लस में √7 है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बीटा का मान यहाँ पे -√7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -√7, और बराबर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस b का मान कितना है, तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है। लेकिन यहाँ पे x तो है ही नहीं, जब नहीं होता है तो b का मान कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है, यानी यहाँ पे b का मान कितना है, 0, और बट्टा a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1। जो x² में गुणा करता है वो a होता है। तो यहाँ पे देखिए x² में कौन गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 1, इसीलिए a का मान यहाँ पे 1 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए √7, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस में गुणा होगा, तो यहाँ पे -√7, और 0/1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखिए √7 में से √7 जब घटेगा तो ये भी हो जाएगा 0/0, ये आ गया हमारा 0 बराबर 0 आ गया, यानी ये हमारा पहला सिद्ध हो गया, यानी दोनों ही आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया। अब हम यहाँ पे
पे दूसरा लिखेंगे तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब दूसरा यहाँ पे हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान √7 है तो यहाँ पे रख दीजिए √7 और इंटू है, इंटू का मतलब होता है गुणा, और बीटा का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं -√7 है तो यहाँ पे लिख दीजिए -√7 बराबर सी का मान कितना है तो यहाँ पे देख सकते हैं -7 है तो यहाँ पर रख दीजिए -7 और बट्टा ए का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर रख दीजिए 1। अब इसके नीचे लिखना है आपको, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -√7 में √7 से गुणा करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा ये 49 हो जाएगा बराबर उधर क्या है -7 बट्टा 1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे -49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और 7 बट्टा 1 का मतलब क्या होता है तो ये होता है -7, यानी -7 बट्टा 1 का मतलब क्या होता है -7, तो ये भी आ गया बराबर। तो इसकी भी जांच हो गई, यहाँ पे दोनों ही बराबर आ रहा है तो जो हम बनाए हैं बिल्कुल ही सही है और इसका भी जांच भी हो गया। तो उम्मीद करते ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। यहाँ पे क्या है मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब b² - 4ac 0 के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे इस समीकरण का, यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण का मूल वास्तविक, यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण का मूल वास्तविक और समान है। क्या लिख देंगे, इस समीकरण का मूल वास्तविक और समान है। यहाँ पे दिया है कि जो ये समीकरण है इसका मूल क्या है वास्तविक और समान है, तो k का मान ज्ञात कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि इस समीकरण का मूल वास्तविक और समान है। तो जब कब वास्तविक और समान होता है, जब b² - 4ac ये 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए अब b का मान रख दीजिए और यहाँ पे a का और यहाँ पे c का, अपने आप k का मान निकल जाएगा। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है। तो यहाँ पे देखिए x² में कौन गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। b का मान क्या होता है, जो x में गुणा करता है वो b होता है। x में गुणा क्या कर रहा है -8 कर रहा है, यानी b का मान यहाँ पे -8 है। और c का मान क्या होता है, जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे c का मान क्या है k है, तो यहाँ पर रख दिए k। अब यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, तो यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे -8 का यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4। फिर यहाँ पे a का मान रखना है, a का मान 1 है तो यहाँ पर रख दिए 1। और c का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं k है, तो यहाँ पर रख दिए k बराबर के उधर 0 है तो क्या कर दिए 0। अब देखिए यहाँ पे -8 का स्क्वायर करना है, -8 का स्क्वायर का मतलब यानी -8 दो बार गुणा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 अठाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, तो यहाँ पे लिख देंगे +64। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए 4 में 1 से गुणा होगा तो 4, और 4 में k से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 के बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आपको k का मान निकालना है, तो ये जो +64 है इसको बराबर के उधर भेज दीजिए। तो ये +64 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -64, लेकिन यहाँ पे -4 है बराबर के इधर, तो इसको लिख दीजिए। और ये जो +64 है ये बराबर के उधर जाएगा तो -64 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कट जाएगा। अब आपको यहाँ पे बचा क्या, यानी 4 के बराबर। अब यहाँ पे 64 बचा, हमको k का मान निकालना है, तो यहाँ पे 4 गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी k बराबर कितना हो जाएगा 64 बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये कितना बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। 16 चौका कितना होता है 64, यानी यहाँ पे हो जाएगा 16, यानी k का मान हमारा कितना निकल जाएगा 16 निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि द्विघात समीकरण 9x² - 12x + 4 बराबर 0 को हल करें। इसको क्या करना है, हल करना है। गुणनखंड विधि से भी आप हल कर सकते हैं, और यहाँ पे द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है कि द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करिए। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे 9x² माइनस, यहाँ पे जो प्रश्न दिया है सबसे पहले लिख दीजिए +4 बराबर क्या कर देंगे 0। अब इसका हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा होता है, तो 9 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। अब इसको क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से ये 18 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 9 बार में, फिर 3 से ये 3 बार में कटेगा। अब आपको लाना कितना है, -12 लाना है। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और 3 दूना 6, यानी
6x और माइनस 6x में ये क्या हो जाएगा, टूटेगा। माइनस 6x और माइनस 6x कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 12x हो जाएगा। तो माइनस 12 को हम कैसे लिखेंगे, माइनस 6x और माइनस 6x। तो यहाँ पे है क्या है 9x², यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6x माइनस 6x, या यहाँ पे देखिए माइनस 6x और माइनस 6x फिर मिलके कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 12x, प्लस है तो प्लस 4 है तो 4, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। अब आपको इसमें कॉमन लेना है और इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 9 और 3 में कॉमन, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 में कॉमन लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 9 और 6 को कौन सबसे बड़ी संख्या काट सकता है, तो 3 से ये दोनों क्या हो सकता है, कट सकता है। यहाँ पे 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए। और यहाँ पे x 2 है और यहाँ पे x 1 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1x कॉमन है, तो 1x भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 3 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, और 1x यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचा x। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और 3 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, x इसका बाहर निकल गया। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और 6 और 4 को कौन बड़ी संख्या काट सकता है, तो 6 और 4 को 2 ही काट सकता है, और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 2 क्या है, इसका कॉमन है, लेकिन यहाँ पे x कॉमन नहीं है, तो x को हम कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। यहाँ से x कॉमन नहीं लिए, तो यहाँ पे x बचेगा। जब यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, बराबर के उधर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे आपका बराबर आ गया, तो दोनों में से एक किसी को ले लीजिए आप यहाँ पे, और इसको जोड़ के भी एक आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी यहाँ पे 3x माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको 0 के बराबर करिए और एक बार इसको 0 के बराबर करिए। यहाँ पे लिखेंगे यदि, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2 बराबर क्या कर देंगे, 0। तो ये देखिए अब x का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 2 को सबसे पहले बराबर के उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और माइनस 2 जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकालना है, तो 3 इधर गुणा करे तो इधर आके भाग करेगा, भाग करने का मतलब ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बट्टा यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे यदि, अब इसको यहाँ पे 0 के बराबर करेंगे, 3x माइनस 2 बराबर क्या है, 0। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 को फिर बराबर के उधर भेजेंगे, 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे x का मान निकालना है, तो 3 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा, नहीं x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसका शून्यक भी निकल गया, कितना निकला है यहाँ पे शून्यक, 2/3, 2/3 इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। यहाँ पे प्रथम 20 पदों का योग निकालना है, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है SN। SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है यहाँ पे d। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के पहले आपको ये SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है SN। SN क्या होता है, तो ये योग होता है, और यहाँ पे n क्या होता है, तो ये होता है पदों की संख्या। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितना दिया है, 20 दिया है, यानी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा n बराबर क्या हो गया, हमारा 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए a का मान चाहिए, तो यहाँ पे देखिए a क्या होता है, तो जो प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। उसके बाद n, तो n का मान 20 है, ये लिखा चुका है। और यहाँ पे अब चाहिए आपको d, तो d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो यहाँ पे 5 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। अब इसमें आप लोग रख दीजिए, आपका शून्यकों का योग निकल जाएगा। SN बराबर n का मान 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20/2, यहाँ पे 2 है तो 2, और a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस n का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 - 1, और d का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। SN बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 2 से ये 20 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 इंटू 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखिए 20 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 19, और ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे 3 है। सबसे पहले गुणा करिए और इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा SN बराबर यहाँ पे 10, 4 प्लस यहाँ पे देखिए 19 दिया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 57। 57 में अब आपको क्या करना है, 4 जोड़ देना है, तो 57 और 4 कितना होता है, 61 होता है। अब यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 61। 61 में जब 10 से आप लोग गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 610। यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर और अंतिम प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि उस समानांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें। पदांतर का मतलब क्या होता है? सार्वंतर, और सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से, यानी हमको डी का मान निकालना है, जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। बोल रहा है कि यहाँ पे उस एपी का आप लोग डी निकाल दीजिए, यानी पदांतर निकाल दीजिए, जिसका 11वां पद 38 है तथा यहाँ पे 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहां पे लिखेंगे सबसे पहले एपी का पदांतर क्या होता है, तो यहां पे लिख देंगे माना, यहां पे लिख देंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर, जिसे हम पदांतर भी बोलते हैं, यहां पे लिखेंगे सार्व अंतर डी है। यहां पे लिख देंगे सार्वंतर डी है, और उसके बाद यहां पे लिखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे 11वां पद कितना दिया है, तो 11वां पद यहां पे 38 दिया है, तो यहां पे लिख देंगे 11वां पद बराबर यहां पे लिख देंगे 38, क्योंकि ये दिया है। और 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस यहां पे क्या होता है 10d बराबर, ये क्या हो गया हमारा 38, ये हो गया हमारा समीकरण 1। और यहां पे लिखेंगे पुनः, और यहां पे देखिए पुनः लिखेंगे, उसके बाद यहां पे देखिए 16वां पद कितना दिया है 73 दिया है, तो इसी तरह इसको भी लिख देंगे यहां पे 16वां पद बराबर यहां पे क्या लिख देंगे 73। 16वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस कितना होता है, यहाँ पे 16वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस यहाँ पे 15d बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा समीकरण 2। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा तो आसानी रहेगा, और यहाँ पे d का मान आपको आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि a का मान यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण यहाँ पे लिख देंगे 2 से, समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 लिख दीजिए क्या है, तो a प्लस यहाँ पे 10d बराबर यहाँ पे हो गया 38, ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर ये हो गया हमारा देखिए समीकरण 2 लिख दीजिए, a प्लस यहाँ पे हो गया हमारा 15d बराबर ये हो गया 73, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसको घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। प्लस से और माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10 में से जब 15 घटाएंगे तो माइनस 5d बचेगा बराबर यहाँ पे देखिए 73। यहाँ पे देखिए 38 में से जब हम 73 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे माइनस 35 आएगा। घटा के देख लीजिए यहाँ पे 73 में से अब जब आप 38 घटाइएगा तो 13 में से 8 जाएगा 5, और यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 गया यहाँ पे 3, यानी 35 बचेगा माइनस। और यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 5d बराबर कितना निकल गया, 35 निकल गया। तो d बराबर कितना होगा, 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी 35 बटा क्या हो जाएगा 5, 5 से कितना हो जाएगा 35, यानी d का मान यहाँ पे कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो यहाँ पे d का मान 7 निकल गया, और d को ही क्या कहते हैं, पदांतर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पदांतर बराबर कितना होगा, यहाँ पे 7। बोल रहा है कि पदांतर ज्ञात करें, तो पदांतर हम निकाल दिए हैं इसका, तो ये निकल गया 7। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।